नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हमारे इस हिंदी पथ चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से मन लगा करके और बढ़िया दिशा में अपनी पढ़ाई ले जा रहे होंगे। साथियों, पहला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं, किस प्रकार का बोलना पसंद नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है कि जो पसंद नहीं किया जाता है वो काफ़ी लोग जब बढ़ा चढ़ा करके किसी विषय से हट करके और व्यर्थ बोलने लगते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न बनता है वो ये आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि यहाँ पे डी। तो उपयुक्त जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं ABC, ये सब जो हैं पसंद नहीं किया जाता। अगला यहाँ पे है कि इस गद्य में व्यक्ति की शोभा और आकर्षण किसे बताया गया है। तो यहाँ पे वक्ता के विवेक को, कला, पटुता और विवेक को, यहाँ विषय से हटकर बोलने की कला को। तो उपयुक्त में से कोई यहाँ पे या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो यहाँ पे होता है कला, पटुता और विवेक को व्यक्ति की शोभा या फिर आकर्षण बताया गया है। तो यहाँ पे आंसर जो सही हो जाता है वो यहाँ पे सी सही हो जाता है। यहाँ पे जो गद्यांश दिया है थोड़ा बड़ा था तो हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा है, उसको लास्ट में हम थोड़ा सा पढ़ देंगे कि आप लोग को ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे प्रश्न क्या बताया गया है। किस प्रकार की भाषा में हमें जीवन में लोकप्रिय और जीवन के बाद अमर बनाए रहती है। तो यहाँ पे हो जाता है कि अनुशासित वाणी, संयमित वाणी, संतुलित वाणी, वाणी की मिठास या ये सभी। तो ये सभी के अंतर्गत यहाँ पे होगा, जिस जो यहाँ पे वाणी होती है वो सही प्रकार की होनी चाहिए। अगला है कि कम बोलना ही भी अच्छा क्यों नहीं है। तो यहाँ पे होता है कि यह प्रतिभा को कुंद कर देता है, वह ऐसा व्यक्ति भयभीत रहने लगता है। कम बोलने वाला विवेकहीन समझा जाता है। कम बोलने वाले लोगों से लोग ऊब जाते हैं, ऊपर में से कोई नहीं। आंसर यहाँ पे सही होता है, क्योंकि जो जैसे कम बोलते हैं तो उनके अंदर भी प्रतिभा प्रखर जो है रहती है, लेकिन वो ना बोलने के कारण वो प्रतिभा वहाँ पे कुंद कर देती है। ऐसे व्यक्ति भयभीत रहने लगते हैं और स्वतंत्रतापूर्वक मन के विचार को व्यक्त करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि ये सही हो जाता है। अगला यहाँ पे है कि कम सार्थक व तथा हितकारी बोलने को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है वाणी संयम, वाणी का अनुशासन, वाणी का तप या वाणी का गुण। तो जहाँ पे आंसर से होता है कम सतर्क तथा हितकारी बोलने वाले को वाणी का तप कहा गया है। तो यहाँ पे जो सी आंसर है ये यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो वक्ता का तप हो जाता है, वाणी का तप या बोलने की कला या फिर विवेकहीन क्या हो जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाणी का तप, प्रश्नगत गद्यांश जो यहाँ पे शीर्षक हो जाएगा वाणी का यहाँ पे तप, आंसर भी सही हो जाता है। अगला यहाँ पे है मिठास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे गंदा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, इनमें से कोई। तो यहाँ पे भी कड़वा आंसर सही हो जाएगा। अगला है अकारण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सकारण, कारणवश या बिना किसी कारण के, व्यर्थ में या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही हो जाता है इसमें कि सकारण या कारणवश तथा शब्द अकारण का विलोम होता है, इसीलिए सकारण या कारणवश, ये यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी कै है उर्वशी समान। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है ये यमक अलंकार है और अनुप्रास है या श्लेष है या फिर वो क्रोध है। कौन सा आंसर सही हो जाता है। तो यहाँ पे इस दोहे में यमक अलंकार है। जब एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है और दोनों में उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तब वहाँ पे यमक अलंकार का अलंकार वहाँ पे हो जाता है। एक अर्थ यहाँ पे जैसे यहाँ पे है कि तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी। यहाँ पे उर्वशी और यहाँ पे भी उर्वशी आया है, तो इसीलिए यहाँ पे दो जो है शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। एक का अर्थ होता है कि मुरली और एक का होता है जो हृदय में वास करना। राधिका जो है श्री कृष्ण भगवान के हृदय में वास करती हैं, इसलिए वो यहाँ पे दो अर्थ निकल रहा है। अगला है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। बेहद महत्वपूर्ण पंक्ति है, काफ़ी चर्चित भी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे भी कनक कनक जो है दो बार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक आवृत्ति हो जाती है उसके बाद भी उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पे क्या हो जाता है। तो वहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है। तो प्रस्तुत दोहे में यहाँ पे एक अर्थ का जो है, एक का अर्थ धतूरा हो जाता है और दूसरे का अर्थ यहाँ पे
सोना हो जाता है। एक कनक का यहाँ पे सोना हो जाएगा और एक कनक का यहाँ पे धतूरा हो जाता है। तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है। अगला यहाँ पे है कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा है? तो इंसान के खंडहर हो जाएगा, नीलम देश की राजकन्या हो जाएगा, पाजेब हो जाएगा, फिर या फिर वातायन। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, काफ़ी ये नहीं और हाँ में कन्फ्यूजन रहता है। तो जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, तो यहाँ पे जो हो जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा कि इंसानी खंडहर जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो ये यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। जबकि पाजेब, नीलम देश की राजकन्या या फिर वातायन, ये सारी कहानी संग्रह जो है ये जैनेन्द्र कुमार जी का ही है। मिला तेज से तेज, तेज किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये जीवनी है, कि आत्मकथा है, कि निबंध है, या फिर संस्मरण है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाता है कि मिला तेज से तेज एक जीवनी है, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उसकी पुत्री सुधा चौहान द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे जीवनी हो जाएगा। यदि जीवनी पूछा जाए तो किसका? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। यदि किसने लिखा तो उनकी पुत्री सुधा जी ने यहाँ पे इसको लिखा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि लाला श्रीनिवास दास के संयोगता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की है? तो यहाँ पे हो जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो जो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है वो यहाँ पे लाला श्रीनिवास दास ने संयोगता स्वयंवर की सच्ची समालोचना बाण कृष्ण भट्ट ने की है। किसने की है? तो बाण कृष्ण भट्ट ने यहाँ पे की है। अगला है कि साहित्यालोचन कृति के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा श्याम सुंदर दास, लक्ष्मीकांत वर्मा, राम कुमार वर्मा, या फिर अशोक वाजपेयी। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कौन सा? तो साहित्यालोचना काफ़ी चर्चित ये है रचना। इसके रचनाकार जो हैं वो श्याम सुंदर दास जी हैं। तो इन्होंने यह एक आलोचनात्मक कृति के रूप में इसको जाना जाता है। रूपक रहस्य हिंदी भाषा का विकास, भाषा रहस्य हिंदी भाषा और साहित्य, ये सब श्याम सुंदर दास जी की रचना ही है और ये आलोचना कृति के अंतर्गत इसको रखा गया है। लक्ष्मीकांत वर्मा की आलोचना कृति के रूप में देखा जाता है तो नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान, पुराने निष्कर्ष, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान और पुरानी निष्कर्ष। तो यहाँ पे आंसर ए सही हो जाता है। अगला यहाँ पे है कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पे भरत मुनि, पतंजलि, राजशेखर या भामा। तो यहाँ पे जो आंसर सही होता है अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग यहाँ पे अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग ये देखा जाता है तो यहाँ पे पतंजलि ने किया है। अगला यहाँ पे है ध्वन्यालोक किस तत्व में समाहित ग्रंथ है? तो यहाँ पे हो जाएगा अलंकार है, रस है, नाट्य है, या फिर ध्वनि है। तो जो ध्वन्यालोक है, ध्वनि यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये ध्वनि से संबंधित है। किसने लिखा है? तो आनंदवर्धन का ये है। अगला है कि फणीसन नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि रस प्रिया है, कि रस आखेट है, रसिक प्रिया है, या फिर प्रिया नीलकंठी है। तो यहाँ पे जो आंसर से है रसिक प्रिया फणीसन नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी है। इनकी अन्य कहानियाँ भी हैं, जैसे ठुमरी है, आदिम रात्रि की महक है, अग्निखोर है, या फिर तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम आदि इनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। जबकि रसिक प्रिया जो यहाँ पे दिख रहा है ये केशव दास द्वारा रचित रीत काव्य है और प्रिया नीलकंठी रस आखेट ये कुबेर दास जी का निबंध है। ये नीलकंठी, प्रिय नीलकंठी और रस आखेट ये यहाँ पे किसका हो जाता है? तो ये यहाँ पे कुबेर नाथ जी का ये निबंध संग्रह यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि अगला यहाँ पे प्रश्न हो जाता है कि जो है दुष्प्रकृत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दुष्प्रकृत, दुष्प्रकृत, दुष्य प्रकृति या फिर दुष्कृति। तो यहाँ पे आंसर जो सही हो जाता है दुष्प्रकृति। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है विग्रह से पहले आ और छोटा आ और बड़ा आ से भिन्न स्वर हो तो बाद में का और खा पा हा हो तो इसके पहले विसर्ग के बदले सा हो जाता है। तो यहाँ पे यही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि सौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? तो सौरसेनी से बिहारी का हुआ है, राजस्थानी का, बंगला का, या फिर पंजाबी का। तो कौन सा यहाँ पे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी उपभाषा का विकास यहाँ पे माना जाता है। तो हिंदी में ब्रजभाषा मेवाती, मारवाड़ी, शेखावटी,
हाड़ौती जैसी कई भाषाएं हैं जिनका मिश्रित झुंड के रूप में राजस्थानी भाषा का नाम दिया गया। इसे वर्तमान में देवनागरी लिपि में लिखा गया है। राजस्थानी भाषा भारत के राजस्थान प्रांत व मालवा क्षेत्र में पाकिस्तान के कुछ भागों में करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाती है। तो राजस्थान की इतनी भाषाएं हैं, जो मेवाती है, मारवाड़ी है, शेखावटी, हाड़ौती, ये जो भाषाएं यहाँ पे हमने जो है बताया है, ये सब राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं। राजस्थानी का विकास जो हुआ है वो भी सौरसेनी से अंतर्गत हुआ है। अगला है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। तो अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद या फिर अनुच्छेद या फिर अनुच्छेद। कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद जो है यहाँ पे सही हो जाता है। अगला यहाँ पे है कि भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे राम वृक्षवेणीपुरी, मुंशी प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भाषा का जादूगर यदि देखा जाता है तो यहाँ शिव पूजन सहाय को कहा जाता है। भाषा का जादूगर यहाँ पे इनको कहा गया है। जो है कलम का सिपाही इसी से मिलता जुलता थोड़ा रहता है। तो जो है कलम का सिपाही एक जीवनी है, और किसने लिखी है? तो अमृत राय ने लिखी है। और किसके बारे में लिखी है? तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में उन्होंने लिखा है। अगला है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। तो यहाँ पे संवत हो जाएगा, संवत या फिर संवत या फिर संवत। तो आंसर जो यहाँ पे सही हो जाता है कौन सा? तो यहाँ पे संवत जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ पे सही हो जाता है। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि महाराष्ट्री से, मगधी से, बांचड़ से या पैशाची से। किससे हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो पैशाची भाषा का प्रकृत भाषा है जो प्राचीन भारत में भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में बोली जाती है। इस भाषा में विरचित गुणाढ़ कृत बृहत कथा का भारतीय साहित्य में बड़ी ख्याति है। तो यहाँ पे पैशाची जो है इसका यहाँ पे पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप? तो पैशाची, पंजाबी पैशाची मिला करके याद करेंगे, याद हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध और शुद्ध शब्द का चयन अत्यधिक, अत्याधिक, अत्याधिक या फिर अत्यधिक। यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाता है? यहाँ पे बहुत अत्यधिक जो है यहाँ पे बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यहाँ पे मगधी हो जाता है, मगधी हो जाएगा, अर्धमगधी, पैशाची या फिर सौरसेनी। इसका विकास किससे हुआ है? तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है कि मगधी या मगही भारत की एक भाषा है। मगही शब्द का विकास मगधी से हुआ है। तो ये मागधी, मगही, मागही ये सब जो है उसी का रूप है जो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो यहाँ पे किससे हुआ है? तो यहाँ पे जो आंसर सही आता है ये मगधी से इसका हुआ है। अगला है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हो जाता है कि अध्ययन है कि अध्ययन है या फिर अध्ययन है या फिर अध्ययन। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये यहाँ पे अध्ययन जो है ये सही रहेगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है अर्धमगधी अपभ्रंश के से किसका विकास हुआ है? तो यहाँ पे हो जाता है कि ए है, बी है, सी है या फिर डी है। आंसर सही हो जाता है कौन सा? तो पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं जिसमें बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी है। अवधी बोली अर्धमगधी प्रकृति की परंपरा में आती है। यह बोली मुख्यतः अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध में बोली जाने वाली बोली के 2 भेद होते हैं। तो एक तो पूर्वी होती है और एक पश्चिमी होती है। तो जो अर्धमगधी है इससे जो है किसका किसका विकास हुआ है? तो बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी का विकास यहाँ पे हुआ है। ये जो है किसके अंतर्गत? तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ पे चयन कीजिए। तो यहाँ पे अक्षर हो जाए, अक्षर हो जाएगा, आखर हो जाएगा या फिर अक्षर। तो जो आंसर सही होता है ये अक्षर हो जाता है, यहाँ पे ये सही है। अगला है कि ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सोम हो जाएगा, द्विज हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। तो जो आंसर सही हो जाता है ये ब्राह्मण के लिए द्विज शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया। अगला है कि आलस शब्द का विशेषण क्या होता है? तो ये आलसी हो जाता है, आलसरा या आलसीपन या फिर आलस।
कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाता है? तो यहाँ पे हो जाता है आलस। अगला है कि मनोहर में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाता है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो जो मनोहर है वो मनोहर में जो यहाँ पे देखने को मिलता है कि विसर्ग संधि का यहाँ पे इन्होंने प्रयोग किया है। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे यशः है प्लस गान, तो यह हो जाएगा यशो गान। यहाँ पे मनः उसके बाद हर, तो हो जाता है मनोहर। मनः प्लस रथ, तो हो जाता है मनोरथ। काफ़ी गुण संधि से मिलती जुलती ये संधियाँ रहती है, तो इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है इस विसर्ग संधि में और गुण संधि में। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पे हो जाता है कि पराजय है, कि पराधीन है, कि परम है या फिर पराभव है। किस संधि में उपसर्ग यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर जो सही हो जाता है कि वह शब्द जो किसी शब्द के आरंभ में लग करके उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, अर्थात परिवर्तन कर देते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अधि, अति, अनु, ये इस शब्द हैं जो इसमें परिवर्तन करने में सक्षम है। तो परम शब्द उपसर्ग रहित है। यदि देखा जाता है तो इससे परा पराजय हो जाता है, पराधीन तो पराभव, तो यहाँ पे जितने भी हैं सब उपसर्ग हैं, जबकि परम जो है यहाँ पे ये उपसर्ग रहित है। अगला है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा भयभीत है, निर्भीक है, भय है या फिर भीरू है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे भयभीत, निर्भीक और भय, भीरू। यहाँ पे डर, खौफ, खतरा, भय या फिर, तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा भय। अगला है कि दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे हो जाएगा अयादि है, व्यंजन है, विसर्ग है या फिर वृद्धि है। कौन सी संधि का यहाँ पे प्रयोग किया गया है? तो दिग्दर्शक में व्यंजन संधि का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अगला है कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे अधि है, अति है, अन है या फिर आव है। तो इसमें जो आंसर सही हो जाता है यहाँ पे अति उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पे किया गया। अगला है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पे हो जाता है पौधा है, पुस्तक है, सहायता है या फिर लड़का है। आंसर जो सही हो जाता है सहायता शब्द सदा कैसा है? सदा एक वचन में इसका प्रयोग होता है। अगला है कि पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पाव प्लस अन, पाव प्लस अन या फिर पाव प्लस अन। यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है ये यहाँ पे हो जाएगा पाव प्लस अन। यहाँ पे अयाद संधि का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। किस संधि में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा सप्रेम, साकार, संहार, स्वीकार। यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाता है? तो आंसर संहार में सम उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ए राकेश यहाँ और इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, संबोधन या फिर कारण। तो यहाँ पे संबोधन का प्रयोग किया था। किसी को बुलाने पुकारने के लिए जब हम किसी का जो है शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे हो जाता है कौन सा? यहाँ पे संबोधन जो है संबोधन जो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। अगला है कि परंतु शब्द परंतु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पर प्लस अंतु, परम प्लस तु या फिर पर तो आंसर यहाँ पे जो सही हो जाता है वो परंतु का जो संधि है परम प्लस तु, परम प्लस तु। तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। कालिया में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो कालिया में या प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। कौन सा? तो या यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे है वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे हो जाता है कि कर्ता है, कि संप्रदान है, कि अपादान है या फिर अधिकरण है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है यहाँ पे अपादान का प्रयोग किया गया है। किसी से अलग होने के तात्पर्य में अगर देखा जाता है तो यहाँ पे अलगाव की स्थिति तो अपादान हो जाता है। तत्सम शब्द छांटिए तो यहाँ पे हो जाता है कि कौवा है, कि कावा है, कि कागा है या फिर काक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर जो सही हो जाता है वो काक जो है ये तत्सम रूप है। कौवा का काक हो जाता है। कौवा नामक पक्षी है, माथे पर विशेष आकृति का तिलक
अधिक चालाक और धूर्त व्यक्ति आदि चीज़ों को यहाँ पे काक कहा गया है। यहाँ पे है कि अगला प्रश्न कि अंशुमाली में कौन सा समास है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि अव्ययी है कि द्विगु है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि। कौन से समास का यहाँ पे प्रयोग किया है, तो अंशुमाली में बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया। अंशुमाली वह अंशु किरणें हैं जिनसे माला की स्थिति अर्थात सूर्य। बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या, दोनों पद मिल करके किसी तीसरे के तरफ जब संकेत करते हैं तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो बहुव्रीहि सही हो जाए। तत्सम शब्द चुनिए, तो यहाँ पे हो जाता है कि गाय है कि गौ है कि गे है या फिर गय है। यहाँ पे जो आंसर सही होता है वो होता है गौ, यहाँ जो है वो तत्सम रूप है। अगला है कि तद्भव शब्द है, तो तद्भव क्या हो जाएगा, सिंह है, चीता है, व्याघ्र है, मूषक है। तो यहाँ पे व्याघ्र जो शब्द दिया हुआ है तो ये जो है तत्सम है। चीता यहाँ पे तद्भव शब्द जो है हो जाता है। चीता शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द में चित्रकाया से हुई है, जो हिंदी चीता के माध्यम से देखा है। चीता एक अद्भुत फुर्तीला रफ्तार में चलने वाला एक जो जानवर है उसकी पहचान यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाता है चीता। यह एक दृश्य बहुत सुंदर है। यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि गुणवाचक है कि परिमाण है कि सार्वनामिक या फिर प्राविशेषण। तो यह दृश्य बहुत सुंदर है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर ये प्राविशेषण हो जाता है। सुंदर और बहुत सुंदर जब करते हैं तो वो प्राविशेषण हो जाता है। बच्चे पाठशाला से जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ पे कर्म हो जाएगा, करण हो जाएगा, अपादान हो जाएगा या फिर संपादान हो जाएगा। आंसर यहाँ भी सही हो जाता है कि जो कारक है इसमें देखा जाता है तो इसके माध्यम से संप्रदान क्रिया का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत एक साधन से दूसरे में इसको स्थानांतरित किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है वो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो यहाँ पे जो होता है ये करण कारक हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि तद्भव शब्द में कौन सा है, तो यहाँ पे अमरूद हो जाता है। अमरूद हो जाएगा, आमदनी हो जाएगा, ऑफिस हो जाएगा या फिर काम हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है कि तद्भव शब्द यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे काम जो है वो अगला है यहाँ पे कि किस शब्द से तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पे अनिच्छा हो जाएगा, तिरंगा हो जाएगा, अजन्म हो जाएगा, घनश्याम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है अनिच्छा में अपादान तत्पुरुष समास है, इसमें कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव है। तो यहाँ पे अनिच्छा का समग्र समास विग्रह इच्छा से रहित यहाँ पे किया गया है। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि धवल का समानार्थी क्या होगा, तो यहाँ पे उजला होगा, कोरा होगा, मामूली या फिर चोर। तो धवल जो शब्द है इसका यदि पर्यायवाची देखा जाता है तो ये उजला हो जाता है। श्वेत हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, धौल, रजत आदि इस प्रकार के शब्द यहाँ पे हो जाएंगे। अगला है कि विस्तृत का विलोम शब्द बताइए, तो विस्तृत का संक्षेप हो जाएगा कि संक्षिप्त, विस्तार या फिर सार। तो विस्तृत का यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्तृत का संक्षेप या फिर संक्षिप्त यहाँ पे जो है वो सही रहेगा। अगला है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है। मोहन हंसता है, सुधीर कार चलाता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, रामू को दवा पिलाओ। आंसर कौन सा सही, वाक्य में मोहन हंसता है में कोई कर्म नहीं है। इस विकल्प में शेष वाक्यों में कार, चोर, दवा कर्म अर्थात यहाँ पे सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अगला है कि आज्ञा का समानार्थी शब्द होगा, तो यहाँ पे नियोग होगा, आदेश होगा, विधि हो गया या फिर स्वीकार। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाता है वो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा कि यहाँ पे जो
बी आंसर है आदेश, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि उद्यम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रवीण हो जाएगा, नीरज हो जाएगा, नृप हो जाएगा, आलस्य हो जाएगा। तो यहाँ पे उद्यम का आलस्य यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पंचवटी में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि दिगु है, कि बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, या फिर कर्मधारय है। तो यहाँ पे दिगु सही हो जाता है। अगला है कि वर्चस्व का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो सफलता हो जाएगा, अधिकतर हो जाएगा, प्राबल्य, या फिर विजय। तो वर्चस्व जो है यहाँ पे आंसर जो सही हो जाता है वो यहाँ पे वर्चस्व का मतलब प्राबल्य हो जाता है। कल्पना का विलोम शब्द ये देखा जाता है तो यहाँ अवस्थाव्य, विरत, या फिर यथार्थ, या फिर व्यक्ति। तो कहाँ यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो यहाँ पे सही हो जाता है जो वास्तव में हुआ हो या फिर बिल्कुल नहीं। तो ये हो जाएगा यथार्थ। अगला यहाँ पे है कि दिए गए शब्द का प्रकार बताइए। संसार में हर तरफ से लोग होते हैं। तो यहाँ पे संकेतवाचक, विधिवाचक, विस्मयादि, या फिर इनमें से कोई नहीं। संसार में हर प्रकार के लोग होते हैं तो यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ पे हो जाएगा विविधवाचक के अंतर्गत इसको रखा जाएगा, विधिवाचक। अगला है कि अग्रज निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे छोटे भाई के लिए, बड़े भाई के लिए, छोटे बड़े दोनों के लिए, ऊपर में से कोई नहीं। अग्रज की बात की जाती है तो यहाँ पे बड़े भाई के लिए, और यदि अनुज की बात आती है तो छोटे भाई का यहाँ पे नाम लिया जाए। अगला है यहाँ पे कि किस विकल्प में सूत सुत शब्द का सही प्रयोग? धारा, घोड़ा, सुत, सुई, धागा, पुत्र, सारथी और धागा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? तो यहाँ पे बी आंसर जो है वो सही होगा, सुत और सूत। तो बेटा हो जाता है और उसके बाद में धागा हो जाता है। अगला यहाँ पे है, अगला प्रश्न है कि हम अपने इतिहास के बारे में कितना जानते हैं? यहाँ पे हो जाएगा कि ए है, बी है, सी है, या फिर डी है। हम लोग अपने इतिहास के बारे में कितने, हम इतिहास के बारे में जो भी जानते हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक है। जब वाक्य में प्रश्न किए जाने का बोध होता है तब वहाँ पे प्रश्नवाचक जो है शब्द हो जाता है। अगला है कि अग्रज का सही अर्थ बताइए। नहीं, अग्रज नहीं, आग्रह का सही अर्थ बताइए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आग्रह पूर्वक की गई प्रार्थना हो जाएगा, कि हट हो जाए, बधाई हो जाए, या फिर प्रणाम। कौन सा आंसर सही होता है? तो आग्रह का जो सही अर्थ होता है वो हट करना, किसी से बात के लिए अड़ना या जिद करना, किसी बात पर अड़े रहने की प्रवृत्ति यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे हट हो जाता है। अगला है कि किस विकल्प में कृत कृतघ्न शब्द का सही अर्थ भेद है? तो यहाँ पे हो जाएगा कृतकार्य, बंधन मुक्त, उपकार बनाने वाला, रचित, टूटा हुआ, या फिर उपकार को मानने वाला। कौन सा आंसर सही हो जाता है? तो उपकार मानने वाला यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। दिए गए वाक्य का प्रकार बताइए। तो पहले पेट पर भर भोजन करो, फिर कोई अन्य काम करो। यहाँ पे हो जाएगा कि आज्ञावाचक है, इच्छावाचक, संदेहवाचक, या फिर विधिवाचक। तो यहाँ पे जो आंसर सही होता है कि पहले पेट भर भोजन करो फिर अन्य काम करो। तो यहाँ आज्ञावाचक शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। अगला है कि निष्फल का सही अर्थ बताइए। तो निष्फल व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होना, कार्य के लिए प्रयुक्त होना, व्यवहार के लिए प्रयुक्त होना, की बड़ी गलती। तो आंसर यहाँ पे हो जाता है कौन सा? जिसका कोई परिणाम या फल ना हो। अगला यहाँ पे है समश्रुत भिन्नार्थक जोड़े का अर्थ बताइए। तो यहाँ भवन, मकान, इमारत, मकान, संसार, मात्रा, या फिर अभ्यास। यहाँ पे आंसर हो जाता है कि मकान, और यहाँ पे संसार जो आंसर है वो सही हो जाएगा।
निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य छांटिए। तो यहाँ परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं। परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं। परीक्षा में एकमात्र 4 दिन बचे हैं, या कोई त्रुटि नहीं है। आंसर कौन सा सही हो जाता है इसमें? ये हो जाता है कि इसमें 4 दिन जो है शुद्ध वाक्य, परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं। परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं, यहाँ पे सही हो जाता। अगला है कि रंग शब्द से में क्रिया बनती है। तो यहाँ पे हो जाए रंगन वाला, या फिर रंगना, या फिर रंगीला, या फिर रंगरेज। तो यहाँ पे जो होता है वो रंगना हो जाता है। अगला है शुद्ध वाक्य छांटिए। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गए, उनका प्राण पखेड़ हो गए, या फिर प्राण उनका खत्म हो गया, तो उसके प्राण निकल गए। ये यहाँ पे हो जाता है कौन सा? कि उसके प्राण निकल गए। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि शुद्ध वाक्य छांटिए। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं। यहाँ पे सी आंसर जो है वो सही हो जाता है। साथियों, यहाँ पे हमने कुछ प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न बेहद पसंद आ रहे होंगे। तो साथियों, अपनी तैयारी को अच्छी दिशा में ले जाइए, और ताकि आपकी एग्ज़ाम में एक सीट आपके नाम हो और आपका चारों तरफ नाम हो। धन्यवाद।